हेलो फ्रेंड्स, दास्तान जुर्म की कहानी के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां सजाए मौत नहीं है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां सजाए मौत है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर मौत की सज़ा देने का तरीका अलग अलग है। कहीं फांसी पर लटकाया जाता है, कहीं गोली मारी जाती है, कहीं इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठाया जाता है और कहीं गैस चैम्बर के ज़रिए मौत दी जाती है, तो कहीं फायरिंग स्क्वाड के ज़रिए मौत दी जाती है। तो इस तरह अलग अलग देश हैं और अलग अलग मौत की सज़ा देने का तरीका भी अलग अलग है। आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जिसमें एक देश के एक स्टेट में डेथ पेनल्टी नहीं थी और उसी को लेकर एक केस सामने आया और उसके बाद जो फैसला आया तो लोगों में बहुत गुस्सा था और फिर बाद में उसको लेकर वहाँ का जो कानून है उसको बदला गया। और ये कहानी है अमेरिका के सबसे बड़े स्टेट कैलिफोर्निया की। उसी कैलिफोर्निया में एक शख्स रहा करता था जिसका नाम था लॉरेंस बर्नार्ड सिंगल्टन। उसकी उम्र करीब 50 साल थी। ये वहाँ नेवी में मर्चेंट सीमैन था, लेकिन फिर उसने नौकरी छोड़ दी थी। उसकी बुरी आदतों की वजह से पहली बीवी उसे तलाक देकर जा चुकी थी। फिर उसने दूसरी शादी की और दूसरी बीवी ने भी उसको छोड़ दिया क्योंकि वो उसको बहुत टॉर्चर किया करता था, मारता था, पीटता था। ख़ास तौर पर वो शराब पीकर ज़्यादा वायलेंट हो जाया करता था। कुछ छेड़खानी के भी उस पर इल्ज़ाम थे, जेल भी गया था और फिर बाहर आ गया था। अब उसकी उम्र 50 साल हो चुकी थी। बस यूं ही अपनी ज़िंदगी काट रहा था। उधर कैलिफोर्निया में ही एक दूसरी जगह लॉस वेगास में एक और परिवार रहा करता था। उस परिवार में हस्बैंड वाइफ थे, दोनों ठीक ठाक नौकरी किया करते थे। उस परिवार में 6 बच्चे थे, लेकिन हस्बैंड वाइफ में अक्सर खटपट रहती थी, लड़ाई झगड़ा रहता था। बातें इतनी बढ़ गई थी कि फिर दोनों ने तय किया कि वो तलाक ले लेंगे और उसके बाद अब उन्होंने तलाक ले लिया। तो उन 6 बच्चों में से उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था मैरी विंसेंट। उसकी उम्र 15 साल के करीब थी। वो घर के इस माहौल से ऊब गई थी। माँ बाप के हर रोज़ के झगड़ों ने उसको बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था। तो माँ बाप की बात जब तलाक तक आ गई और माँ बाप दोनों अलग हो गए तो उसे लगा कि अब क्या करें। तो मैरी विंसेंट ने ये तय किया कि वो घर छोड़ देगी और वो एक दिन चुपचाप घर से भाग जाती है। घर से भागने के बाद उसने लोगों से लिफ्ट ली। कुछ दिन उसने सड़क पर ही गुजारी और फिर उसे याद आया कि उसके दादाजी कैलिफोर्निया में ही रहते हैं। तो वहाँ से लिफ्ट लेते लेते अपने दादा के घर किसी तरह से पहुँच जाती है। दादा के साथ कुछ दिन रहती है, लेकिन फिर उसे अपने घर की याद आने लगती है। उसे अपने माँ बाप की याद आने लगी थी। तो अब उसने तय किया कि वो वापस अपने पेरेंट्स के पास जाएगी और फिर जाने के लिए उसने वही तरीका अपनाया। एक दिन चुपचाप दादा के घर से भी निकली और उसने सोचा कि लिफ्ट लेकर लॉस वेगास पहुंच जाएगी। उस ज़माने में लिफ्ट लेने का एक रिवाज हुआ करता था। लिफ्ट लेने के कुछ तरीके हुआ करते थे कि सड़क के किनारे खड़े हो जाइए, जिस तरफ जाना है उधर इशारा कीजिए। तो तब आमतौर पर अच्छे लोग हुआ करते थे, लिफ्ट दे दिया करते थे। अब ज़माना बदल चुका है, लोग बदल चुके हैं, लेकिन इसके लिए मैं लोगों को जिम्मेदार नहीं मानता, क्योंकि ऐसे कई क्राइम हो भी चुके हैं कि लिफ्ट दे दिया है या लिफ्ट ले लिया है और उसके बाद क्राइम हो गया। तो अनजान लोगों को गाड़ी में बिठाने से लोग अब थोड़ा डरते हैं, ख़ास तौर पर शाम या रात को। लेकिन तब ये माहौल ऐसा नहीं होता था। ये बात मैं कर रहा हूँ करीब 1978 की।
तो मैरी विंसेंट दादा के घर से निकलती है और अपने घर जाने के लिए सड़क के किनारे खड़ी हो जाती है। लिफ्ट का इशारा करती है। जहाँ पर वो खड़ी हुई थी वहाँ पर लिफ्ट के इंतज़ार में 2 और लोग खड़े हुए थे और इत्तेफाक से जब उनसे थोड़ी बातचीत हुई तो पता चला कि वे दोनों भी लॉस वेगास की तरफ जाने वाले हैं और लिफ्ट के इंतज़ार में खड़े हुए हैं। अब तीनों को एक ही जगह जाना है और तीनों को लिफ्ट की ही सख्त ज़रूरत थी। ये बात है 29 सितंबर 1978 की। अब मैरी विंसेंट वहाँ खड़ी हुई है, लिफ्ट का इंतज़ार कर रही है और काफ़ी देर के बाद एक गाड़ी आती है। उससे लिफ्ट मांगी लेकिन उसने लिफ्ट नहीं दी और वो गाड़ी चली गई। शायद उसमें ज़्यादा लोग बैठे हुए थे। उसके बाद फिर एक नीले कलर की कार आती है। तीनों ने लिफ्ट मांगने का इशारा किया। कार थोड़ी दूरी पर जाकर रुकी। मैरी विंसेंट दौड़कर कार के पास गई और ड्राइवर से कहा कि मुझे लॉस वेगास जाना है। हम 3 लोग हैं, क्या आप हमें लिफ्ट दे सकते हैं? ड्राइवर की उम्र करीब 50 साल थी और उस ड्राइवर का नाम था लॉरेंस बर्नार्ड सिंगलटन। उसने मैरी विंसेंट को देखा और कहा कि मैं तुम्हें बैठा लूँगा लेकिन उन दोनों को नहीं बैठाऊँगा। अब उसने कहा कि हम सबको एक ही जगह पर जाना है और आपकी गाड़ी में कोई और है नहीं, आप सिर्फ अकेले हैं, कार में जगह भी है, आप चाहें तो बैठा सकते हैं। ड्राइवर ने कहा कि तुम्हें बैठना है तो बैठ जाइए वरना मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं उन दोनों को हरगिज नहीं बैठाऊँगा, सिर्फ तुम ही को बैठाऊँगा। तो मैरी विंसेंट ने कहा कि अच्छा 1 सेकंड रुको, मैं अपना बैग उठा कर लाती हूँ। वो अपना बैग पीछे ही रख कर आई थी। तो वो दौड़कर वापस आती है, उन दोनों को भी बताती है कि वो जा तो रहा है और ड्रॉप कर रहा है, पर मैंने कहा कि आप दोनों को भी ले चले, लेकिन वो मना कर रहा है, अजीब सा है। तो उन दोनों ने भी कहा कि हमें भी अजीब सा लग रहा है कि जब गाड़ी खाली है, रास्ते में और कोई किसी को पिक नहीं करना है, किसी और को लिफ्ट देनी नहीं है, तो उसको बिठाने में क्या दिक्कत है, क्या हर्ज है? तो उन दोनों ने मैरी विंसेंट से पूछा, क्या वो आदमी ठीक है, कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा? तो मैरी विंसेंट ने कहा कि 50 साल का लग रहा है, क्या नुकसान पहुंचाएगा? तो दोनों ने कहा कि तुम जाओ, तुम निकलो, तुम बच्ची हो, हम इंतज़ार कर लेंगे, कोई दूसरी गाड़ी से लिफ्ट मिल जाएगी। तो अब मैरी विंसेंट कार में उस बूढ़े ड्राइवर के साथ बैठ जाती है। कार चल पड़ती है। थोड़ी दूर जाने के बाद उन दोनों के बीच बातचीत शुरू हो जाती है। मैरी विंसेंट अपने बारे में कुछ बताती है और वो ड्राइवर कहता है कि तुम्हारे उम्र की मेरी भी एक बेटी है। मैरी विंसेंट को लगा कि ये आदमी शरीफ है, ठीक है। कार अपने रास्ते पर चली जा रही है। तभी थोड़ी देर के बाद मैरी विंसेंट को नींद की झपकी आई और उसकी आंख लग गई, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद अचानक से उसकी आंख खुली। जब आंख खुली तो उसने देखा कि मैं शायद गलत रास्ते पर जा रही हूँ, क्योंकि हाईवे को वो ठीक से पहचानती थी। मैरी विंसेंट ने कहा कि ये तो हाईवे नहीं है, ये तो कोई दूसरा रास्ता है। मैरी विंसेंट ये देखकर बहुत ज़्यादा चौंक जाती है और फिर उसने कहा कि आप कहाँ ले जा रहे हैं? गलत रास्ते पर। हम कहाँ जा रहे हैं? हमें तो लॉस वेगास जाना है। तो अचानक उसने कहा कि सॉरी, मुझे याद नहीं है कि मैं रास्ता भटक गया हूँ। मैं शरीफ आदमी हूँ, तुम डरो मत, घबराओ मत, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। और उसने गाड़ी मोड़ी और फिर उसको वापस हाईवे पर ले आया और बाकायदा ड्राइवर ने कई बार थैंक यू बोला और सॉरी भी कहा कि तुम्हारी वजह से रास्ता हमें वापस मिल चुका है। अब वे वापस हाईवे पर आ जाते हैं।
तब मैरी विंसेंट को लगता है कि चलो ठीक है, शायद गलती हो गई होगी। लेकिन जिस तरह से कार के अंदर वो बिहेव कर रहा था, तो मैरी विंसेंट को वो शख्स थोड़ा अजीब लगा और अब उसे डर भी लग रहा था। अंधेरा भी होने लगा था। इन सभी ख्यालों के साथ हाईवे पर वो चली जा रही है। मैरी विंसेंट को ये शख्स अब बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा था। उसका सिक्स्थ सेंस बार बार ये बात कह रहा था। मैरी विंसेंट ने सोचा कि अब क्या करूं? मैरी विंसेंट ने देखा कि उसके जूते का फीता, जूते का लेस खुला हुआ है। उसने सोचा कि जहां पर भी गाड़ी जरा सी भी धीमी होगी या रुकेगी, मैं तुरंत कूदकर यहाँ से भाग जाऊंगी, क्योंकि ये आदमी ठीक नहीं लग रहा है। इसके बाद वो कार में बैठी रही। थोड़ी दूर जाने के बाद गाड़ी की रफ्तार स्लो हुई तो मैरी विंसेंट अपने जूते का लेस बांधने लगी और ठीक उसी वक्त ड्राइवर ने सिगरेट पीना शुरू किया। तो मैरी विंसेंट खांसने लगी, तो उसने कहा कि शीशा गिरा दो। तो फिर उसने कार का शीशा नीचे किया। फिर ड्राइवर ने कार रोकी और कार से नीचे उतर गया और कहा कि अच्छा, तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है तो मैं सिगरेट कार से बाहर निकलकर पी लेता हूँ। मैरी विंसेंट अपने जूते का लेस बांध रही है क्योंकि उसे वहाँ से भागना है और वो झुकी हुई है, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि वो सिगरेट पीने के बहाने से नहीं उतरा था। उसके हाथ में एक वजनी चीज़ थी। जब मैरी विंसेंट नीचे की तरफ झुकी हुई थी, अपने जूते का लेस बांध रही थी, ठीक उसी वक्त ड्राइवर ने उसके सिर पर एक ज़ोर से वार किया। दोनों हाथों से सर पकड़कर मैरी विंसेंट वहीं कार की पिछली सीट पर गिर गई और फिर थोड़ी देर के बाद उसे कुछ याद नहीं रहा कि वो कहाँ है, किस हाल में है। वो उस वक्त बेहोश हो गई थी। जब उसकी आँख खुली तो उसने देखा कि सुबह हो चुकी है। उसके दोनों हाथ बंधे हुए हैं, कपड़े जिस्म पर एक भी नहीं है, पूरे शरीर पर जख्मों के भी निशान हैं। पूरी रात में कई बार उस शख्स ने मैरी विंसेंट के साथ रेप किया था। जब उसने अपनी ऐसी हालत देखी तो वो रोने लगी। उसने कहा कि मुझे जाने दो। लॉरेंस बर्नार्ड ने कहा कि मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा किसी भी हालत में। उसने कहा प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। उसके सामने गिड़गिड़ाने लगी और रोने लगी। उसने कहा मुझे बख्श दो, मुझे छोड़ दो। थोड़ी देर के बाद लॉरेंस ने कहा कि अच्छा चलो, मैं तुमको छोड़ देता हूँ, मैं तुम्हें आज पूरी तरह से आज़ाद कर देता हूँ। उसके बाद वो गाड़ी की तरफ गया और गाड़ी के अंदर से एक कुल्हाड़ी लेकर आता है। मैरी विंसेंट के हाथ बंधे हुए थे, पैर भी बंधे हुए थे। अब लॉरेंस ने कुल्हाड़ी उठाई और मैरी विंसेंट का एक हाथ पकड़ा और उसकी कलाई पर वार किया और उसकी कलाई अलग कर दी। फिर उसने कोहनी के पास दूसरा वार किया और उसका हाथ आधा काट डाला। मैरी विंसेंट बुरी तरह से चीख पड़ी। उसे बहुत तेज़ दर्द हो रहा था, लेकिन इस पर भी लॉरेंस ने बस नहीं किया। इसके बाद लॉरेंस ने उसका दूसरा हाथ पकड़ा और ठीक वैसे ही उसको भी काट डाला, पहले कलाई और फिर कोहनी तक। लेकिन मैरी विंसेंट अभी भी होश में थी, गिड़गिड़ा रही थी, रो रही थी, कह रही थी कि मुझे बख्श दो, मुझे जाने दो। इधर हाथ कटने से खून बहुत तेज़ी से बह रहा था और वो उसके आगे फिर भी गिड़गिड़ा रही थी, रो रही थी और कह रही थी प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे मारो मत, मुझे छोड़ दो। जहाँ पर ये कार रुकी थी वो एक ऊंची जगह थी और उसी के बराबर में करीब 30 फीट गहरी खाई थी। इसके बाद लॉरेंस ने मैरी विंसेंट को सर के बालों से पकड़कर घसीटते हुए उस 30 फीट गहरी खाई के किनारे तक ले गया और उसको ऊपर से नीचे फेंक देता है।
उसके बाद लॉरेंस वहीं खड़ा हुआ है। वो थोड़ी देर देखता है कि कहीं वो जिंदा तो नहीं बच गई। अब उसे लगा कि दोनों हाथ तो काट डाले हैं, आधे आधे खून बह रहा है और इतनी ऊंचाई से उसको नीचे फेंक दिया है। अब बचने की कोई गुंजाइश नहीं है। थोड़ी देर वहीं पर रुका और सिगरेट पी, और उसके बाद जब वो मुतमईन हो गया कि उसकी मौत हो चुकी है, तो वो गाड़ी में बैठता है और फिर अपने रास्ते चला जाता है। अब इधर मैरी विंसेंट खाई में नीचे गिरी हुई है, दोनों हाथ कटे हुए हैं। नीचे गिरते वक्त पथरीली ज़मीन और पत्थर से उसकी पसलियों की 4 हड्डियाँ टूट जाती हैं। ठीक से उससे झुका या खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, लेकिन हिम्मत देखिए कि वो अभी भी जिंदा है और होश में है। उसके बाद मैरी विंसेंट ऊपर देखती है और थोड़ी देर तक सांस रोककर चुपचाप खुद को संभाले हुए पड़ी रहती है, क्योंकि अगर ऊपर खड़े लॉरेंस को पता चल गया कि मैं जिंदा हूँ तो यहीं आकर मुझे वो मार देगा। वो इंतज़ार करती रही कि शायद वो चला जाएगा। वो ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं रहेगा, क्योंकि उसके वहाँ खड़े रहने से बहुत बड़ा रिस्क है। आखिर काफ़ी देर तक इंतज़ार करने के बाद जब उसे पूरा यकीन हो गया कि वो जा चुका है, अब उसने उन पथरीली चट्टानों पर धीरे धीरे ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू किया, क्योंकि लगभग 30 फीट गहरी खाई थी। चढ़ते चढ़ते पूरी रात और अगला दिन निकल गया, क्योंकि वो बहुत धीरे धीरे से ऊपर की तरफ सरक रही थी। दोनों हाथ कटे हुए हैं। नीचे जो कुछ कीचड़ और मिट्टी थी उसके हाथों पर भी लग जाती है, उसके हाथों के जख्मों पर लग जाती है। उसने कहीं पढ़ा था कि अगर कोई चीज़ कट जाए और उसे नीचे की तरफ करें तो खून तेज़ी से बहता है। इसलिए उसने अपने कटे हुए हाथों को ऊपर की तरफ कर लिया ताकि खून नीचे की तरफ ना आए और खून ज़्यादा ना बह सके। और उसी पोजीशन में कटे हुए हाथों को ऊपर उठाकर अब वो ऊपर चढ़ना शुरू करती है। आखिरकार कई घंटों की मेहनत के बाद रुकते बैठते ज़रा सोचिए कि 2 हाथ कटे हुए, 4 पसलों की हड्डियां टूटी हुई हैं, जिंदा है, बेहोश भी नहीं है और अब भी वो जंग लड़ रही है। आखिरकार वो ऊपर आ जाती है, लेकिन जब ऊपर आती है 24 घंटे से भी ज़्यादा का वक्त बीत चुका था। फिर से शाम हो गई थी। अब ऊपर आने के बाद इंतज़ार करती है कि शायद यहाँ से कोई गाड़ी गुजरे। मैरी विंसेंट ठीक उसी की जगह पर थी जिस जगह से उसे नीचे 30 फीट गहरी खाई में धक्का दिया था और जहाँ पर उसका हाथ काटा था। अब उसके बाद वो मेन सड़क पर पहुँचती है। वहाँ पहुँचकर गाड़ी का इंतज़ार करने लगती है, लेकिन रात हो गई, अंधेरा था। पूरी रात उसने वैसे ही काटी। ये उसकी दूसरी रात थी। अब सुबह हुई। जब सुबह हुई तो पहली बार उसे एक गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी। बदन पे कोई कपड़ा नहीं, हाथ कटे हुए, चेहरे से लेकर पूरा जिस्म खून से सना हुआ है। अब इस आलम में कोई शख्स हाईवे के किनारे खड़ा होकर लिफ्ट मांग रहा हो तो जो गाड़ी में भी गुजर रहा है उसके ऊपर क्या बीतेगी, आप खुद समझ सकते हैं। अब पहली गाड़ी गुजरी, उसमें 3-4 लोग बैठे हुए थे। अब वो जैसे ही सड़क के किनारे लिफ्ट लेने के लिए पहुंची, हाथ तो उसके हैं नहीं कि इशारा भी कर सके, लेकिन उसे देखकर पता चल रहा था कि वो किसी बहुत बड़ी परेशानी की हालत में है और लिफ्ट मांग रही है। लेकिन गाड़ी में बैठे हुए लोग एक बिना कपड़ों के किसी लड़की को देखते हैं और जिसके दोनों हाथ कटे हुए हैं
और खून में पूरा जिस्म भरा हुआ है, वो डर के मारे गाड़ी की स्पीड बढ़ाकर भाग जाते हैं। उसे बहुत गुस्सा भी आता है। अब उसे लगता है कि मैं क्या करूं? इधर उसे भयानक नींद भी आ रही है। उसे नींद कहें या शायद बेहोशी आ रही थी, और उसे ये भी पता था कि अगर वो सो गई तो फिर बचेगी नहीं, क्योंकि फिर शायद उसके पास तक कोई पहुंच नहीं पाएगा और खून तब तक बह चुका होगा। तो अपने आप को खुद ही जगा रही थी, कोशिश कर रही थी, बार बार कह रही थी कि सोना नहीं है, सोना नहीं है। थोड़ी देर और बीत जाती है, तब एक पुराना सा ट्रक उसी रूट से गुजरता है। उस ट्रक में हस्बैंड वाइफ थे जो हनीमून मनाकर वापस लौट रहे थे। ये फिर वहाँ खड़ी हो जाती है, इस उम्मीद में कि शायद उसे कोई बचा ले। ट्रक ड्राइवर और उसकी वाइफ दोनों इस हाल में एक लड़की को देखते हैं, घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। लेकिन फिर वहीं थोड़ी दूर आगे जाकर उन्हें लगता है कि नहीं, शायद उसे हमारी मदद की ज़रूरत है। वे अच्छे लोग थे। नीचे उतरते हैं, उसके पास आते हैं और उसके बाद उसे अपने साथ ट्रक पर बैठाते हैं। ट्रक पर बैठाने के बाद थोड़ी दूर जाते हैं। तब मोबाइल तो था नहीं, तो एक फ़ोन बूथ पर वो फ़ोन करते हैं इमरजेंसी सर्विस के लिए। इमरजेंसी सर्विस से फ़ोन करने के बाद एक सरकारी चॉपर आता है और उस चॉपर से मैरी विंसेंट को नज़दीक के अस्पताल ले जाया जाता है। वो अभी भी होश में थी, अभी भी जिंदा थी। उसका इलाज शुरू होता है। डॉक्टर्स उसको देखकर इस बात पर हैरान थे कि ये बची कैसे, जिसके जिस्म से आधे से ज़्यादा खून बह चुका था और जो बाकी खून बचा था वो लगभग जहरीला हो चुका था, मिट्टी, कीचड़ और धूल की वजह से। लगभग 30 घंटे से ज़्यादा वक्त हो चुका है, लेकिन वो फिर भी जिंदा है और डॉक्टर इस बात पर हैरान थे। इसके बाद इमरजेंसी में उसका ऑपरेशन और इलाज सब कुछ शुरू हुआ। जब ये सब कुछ शुरू हुआ तो फिर उसे ट्रीटमेंट के लिए बेहोश किया गया। तब वो बेहोश हुई। उसके बाद जब वो होश में आई तब तक पुलिस को खबर दी जा चुकी थी। पुलिस ने स्टेटमेंट लिया। मैरी विंसेंट ने अपना स्टेटमेंट दिया। उसे गाड़ी का नंबर तो याद था नहीं। उसने गाड़ी का पूरा हुलिया बताया, कलर बताया और उस शख्स का भी हुलिया बताया जो उसको इस हालत में पहुंचा कर चला गया था। पुलिस ने उसका स्केच बनवाया और पूरे इलाके में, अखबारों में उसके पोस्टर्स लगवा दिए गए कि ये शख्स वांटेड है। कैलिफोर्निया में ही रह रहे एक शख्स ने पुलिस को बताया कि उसके पड़ोस में ये वांटेड शख्स रहता है जिसका नाम लॉरेंस बर्नार्ड सिंगलटन है। पुलिस फ़ौरन उस घर में पहुंचती है। लॉरेंस बर्नार्ड सिंगलटन वहीं घर पर था। पुलिस उसे दबोचती है और गिरफ्तार करके ले जाती है और अब उससे पूछताछ होती है। पुलिस उसके ऊपर रेप, अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्ज लगाकर केस दर्ज कर लेती है। अब अदालत में मुकदमा शुरू होता है। अब यहाँ एक नई कहानी आ जाती है। अदालत में जब लॉरेंस बर्नार्ड सिंगलटन को कहा जाता है कि तुम पर ये इल्ज़ाम है, तो कहता है कि नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। लॉरेंस बर्नार्ड सिंगलटन कहता है कि मैरी विंसेंट एक प्रोस्टिट्यूट है और मैंने इसको पैसे भी दिए। मेरी गाड़ी में एक और शख्स बैठा हुआ था। मुझे बीच में भूलने की बीमारी है और जल्दी सो जाने की बीमारी भी है, तो शायद उसी ने कुछ किया हो और फिर वो इस काम को करके भाग गया हो। मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन बहुत सारी चीज़ें थी जो दो लोग और खड़े हुए थे लिफ्ट के इंतज़ार में, वे भी विटनेस थे। उन सब को देखते हुए उसका तर्क कमज़ोर पड़ चुका था। लेकिन इधर एक नई परेशानी और थी कि कैलिफोर्निया में 1778 से लेकर
1972 तक डेथ पेनल्टी थी, यानी सजाए मौत दी जाती थी, और इस दौरान 1778 से लेकर 1972 तक करीब 709 लोगों को सजाए मौत दी गई थी। लेकिन 1972 के बाद वहाँ पर बहुत सारे ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट और सरकार और वहाँ के गवर्नर, इन लोगों ने डेथ पेनल्टी का विरोध किया और कहा कि किसी को सजाए मौत नहीं मिलनी चाहिए। तो कानून में मैक्सिमम जो पनिशमेंट है वो 14 साल कर दी गई। चाहे आपका जुर्म कितना भी बड़ा और कितना भी घिनौना क्यों न हो, 14 साल से ज़्यादा आपको सज़ा नहीं मिलेगी। तो 1972 के बाद अब कैलिफोर्निया में ये केस आया, दोनों पक्षों को सुना गया। इसके बाद जज ने जब फैसला सुनाया तो फैसला सुनाने से पहले जज ने कहा कि अगर मेरे पास पावर होती तो मैं इस शख्स को ऐसी सज़ा देता कि ये दोबारा कभी ज़िंदगी में आज़ाद हवा में सांस ना ले, जिसकी पूरी ज़िंदगी जेल की 4 दीवारी और सलाखों के पीछे ही कट जाए और फिर वहीं उसकी मौत हो जाए। लेकिन मैं मजबूर हूँ कानून से और जो सज़ा का हमें अधिकार दिया है, इसलिए इसे 14 साल की सज़ा दे रहा हूँ, जो मैक्सिमम पनिशमेंट है। एक लड़की जिसके दोनों हाथ काटे गए, जिसके साथ अनेक बार रेप किया गया और जो पता नहीं कैसे किस्मत से बच गई, ऐसे घिनौने और भयंकर जुर्म के बावजूद सिर्फ 14 साल की सज़ा हुई लॉरेंस को। ऊपर से मजाक देखिए कि 8 साल के बाद लॉरेंस को जेल के अंदर उसकी अच्छाई को देखते हुए पेरोल दे दिया गया। मतलब सिर्फ उसने 8 साल जेल में काटे। इधर जब 8 साल के बाद वो पेरोल पर जेल से बाहर निकला तो मैरी विंसेंट घबरा गई, क्योंकि कोर्ट में पहली बार पेशी के दौरान मैरी विंसेंट ने कहा कि जब मैं पेश हुई तो मेरे से कुछ दूरी पर लॉरेंस खड़ा था और उसे सामने देखकर मुझे सारे मंजर याद आ रहे थे। मेरे रोंगटे खड़े हो गए और उसने धीरे से उसके कान में कहा था कि मैं अपना काम पूरा ज़रूर करूँगा, चाहे उसके लिए मेरी पूरी ज़िंदगी लग जाए। एक तरह की धमकी थी और 8 साल के बाद वही शख्स जेल के बाहर आ गया। मैरी विंसेंट की ज़िंदगी में फिर से उथल पुथल थी। वैसे भी उसके साथ बीती हुई सारी तकलीफ़ों ने उसको इन 8 सालों में कभी ठीक से सोने नहीं दिया था। आप उसकी मानसिक हालत समझ सकते हैं। और इसी के बाद वहाँ की मीडिया को जब ये खबर मिली कि 8 सालों में ही ऐसे एक शख्स को रिहा कर दिया गया तो बड़ी आवाज़ उठी, लेकिन कुछ हुआ नहीं। इसी दौरान उसकी रिहाई के करीब 1 साल के बाद एक इलाके से पुलिस के पास फ़ोन आता है कि जो शख्स 8 साल जेल में रहकर आया है, मैं उसे अपनी खिड़की से देख रही हूँ कि वो एक औरत के ऊपर हमलावर है और उसे मार रहा है। पुलिस की टीम फ़ौरन मौके पर पहुँचती है। उस घर में पहुँचती है तो देखती है कि एक औरत जिसके 3 बच्चे हैं, उसकी लाश पड़ी हुई है और खून पूरे घर में फैला हुआ है और मौके पर वही लॉरेंस मौजूद है। पुलिस उसे रंगे हाथ पकड़ लेती है। इस बार भी वो दलील देता है कि यह महिला एक प्रोस्टिट्यूट है और इसको किसी और ने मारा है और मैं तो भूल जाता हूँ, मुझे भूलने की बीमारी है, मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। अब लॉरेंस को फिर से कोर्ट में पेश किया गया। मैरी विंसेंट एक बार फिर से गवाही देने आती है कोर्ट के सामने, क्योंकि क्राइम और क्राइम सीन एक जैसा था और सफाई में कही गई उसकी बात भी एक जैसी थी। तो मैरी विंसेंट अपने केस के बाद अब दोबारा पहुंचती है। दोबारा उसका आमना सामना होता है लॉरेंस से और भरी अदालत में फिर वो अपनी गवाही देती है, उसके बारे में बताती है कि कैसे क्या हुआ और फिर से सब कुछ सुनाती है। अब
इस दौरान जब ये दूसरा जुर्म किया तो कैलिफोर्निया में जो इतनी कम सज़ा का प्रावधान है उसके खिलाफ वहाँ आवाज़ उठने लगी। बल्कि ये हो गया कि शायद ड्रग्स के मामले में ज़्यादा सज़ा है, लेकिन किसी का रेप और मर्डर कर दो तो सज़ा उससे बहुत कम है। तो लोगों ने कहा कि ये कैसा इंसाफ है, और इस डेथ पेनल्टी को जो रोक दिया गया है इसको शुरू किया जाना चाहिए। बहुत आवाज़ उठी। ये मुकदमा चल रहा है और इसी मुकदमे के दम पर एक मूवमेंट बन गया। हर जगह इस पर बहस होने लगी, अखबारों में, टीवी चैनलों पर बहस होने लगी, और आखिरकार अदालत को लोगों की भावनाओं के आगे झुकना पड़ा। और वहाँ के जो गवर्नर हैं उन्होंने कानून चेंज किया और कहा अगर किसी को कोई टॉर्चर करता है, रेप करता है, मर्डर करता है तो 14 नहीं 25 साल की सज़ा होगी। और उसके बाद अदालत को अधिकार है, वो चाहे तो उसे डेथ पेनल्टी भी दे सकती है। अदालत ने दूसरे कत्ल और उससे पहले, क्योंकि 8 साल में ही उसको बरी कर दिया गया था, उसके पहले गुनाह जो मैरी विंसेंट के साथ हुआ उसको देखते हुए लॉरेंस बर्नार्ड सिंगल्टन को सजाए मौत दी। और सजाए मौत देने के बाद उसको 2001 में करीब 2 से 3 महीने के बाद फांसी की सज़ा होनी थी। पहली बार लोगों को लगा कि इंसाफ हुआ है। पहली बार मैरी विंसेंट के बाद ये हुआ कि अब ऐसे मामलों में फांसी की सज़ा होगी, और सभी लोग बहुत खुश थे। अब मैरी विंसेंट उस दिन का इंतज़ार कर रही है जब अगले 2-3 महीने में उसका गुनहगार फांसी के फंदे पर होगा, उसे मौत की सज़ा मिलेगी। और वो पहली बार थोड़ी सी मुतमईन थी, खुश थी कि चलो इंसाफ हो रहा है। लेकिन तभी 28 दिसंबर 2000 को फ्लोरिडा की जिस जेल में वो बंद था वहाँ से खबर आई कि लॉरेंस की मौत हो गई है, उसे कैंसर था। ये खबर जब मैरी विंसेंट तक पहुँची तो वो बहुत उदास हो गई। उसने कहा कि मैंने चाहा था, मैंने ऊपर वाले से मांगा था कि इसके किए की सज़ा कानून दे, लेकिन ये अपनी ही बीमारी से मर गया। इस बात का अफसोस था। उसके बाद अदालत ने कहा था कि लॉरेंस बर्नार्ड सिंगल्टन मैरी विंसेंट को $2.5 मिलियन देगा मुआवजे के तौर पर। लेकिन यहाँ पर भी सितम देखिए कि उसके बैंक अकाउंट में कुल मिलाकर जो उसकी सेविंग थी वो सिर्फ $6000 थी। तो मैरी विंसेंट को पैसे कभी नहीं मिले। वहाँ ऐसे विक्टिम लोगों की मदद भी कोई नहीं करता। तो मैरी विंसेंट की ज़िंदगी में एक नौजवान आया। उसने उसकी पूरी कहानी को जाना। उसने शादी के लिए मैरी विंसेंट को प्रपोज़ किया। मैरी विंसेंट शादी के लिए तैयार हो गई और फिर दोनों की शादी हो गई। अब दोनों के 2 बच्चे हैं, खुशहाल ज़िंदगी जी रही है। और अब मैरी विंसेंट ने एक ऐसा संगठन बना रखा है जो ख़ास तौर पर ऐसे ही रेप और उसके विक्टिम जिनकी कोई मदद नहीं करता, उनके लिए वो मदद करते हैं। उसके लिए इधर उधर से भी फंड इकट्ठा करते हैं। तो मैरी विंसेंट आज भी अपने पति और दोनों बच्चों के साथ खुश है, खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही है। और ये मैरी विंसेंट थी जिसकी वजह से कैलिफोर्निया में डेथ पेनल्टी फिर से शुरू हुई। लेकिन 2019 में फिर से कैलिफोर्निया के गवर्नर ने कैपिटल पनिशमेंट पर रोक लगा दी, और अभी ऐसे कई सौ मामले पेंडिंग हैं जिनको डेथ पेनल्टी मिली हुई है। तो फिलहाल मार्च 2019 से डेथ पेनल्टी पर कैलिफोर्निया में रोक है। अब ये रोक कब तक हटेगी ये आगे आने वाले वक्त ही तय करेगा। तो ये थी क्राइम के इतिहास की एक बहुत ही खौफनाक कहानी। इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना या किसी को परेशान करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि आपको जागरूक और सचेत करना है। दास्तान जुर्म भी बाकी है। हम जल्दी फिर लौटेंगे एक और नई कहानी के साथ।
तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय और सुझाव ज़रूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।